देखिए यस, थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं तब तक क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का, लिखना नहीं है बच्चों, ओके? आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज स्केलर और ए वेक्टर, है ना? बताइए कि स्केलर वेक्टर कौन सा है? वॉल्यूम स्केलर और वेक्टर स्केलर, मास स्केलर, स्पीड रॉन्ग। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दो पॉइंट के बीच में एक डिस्टेंस या बहुत सारे डिस्टेंस? नो। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, स्पीड बहुत सारी हो सकती है। से यस और नो? ओके, तो इट इज वेक्टर और स्केलर? स्केलर। समझ में आया ना? स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी बिकॉज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहां पर क्या पूछा है? स्पीड स्केलर। एक्सेलरेशन नो, एक्सेलरेशन इज वेक्टर। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पढ़े हो 9th क्लास में? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वैसे भी देख लो, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स वेक्टर होता है, मास स्केलर होता है, तो ये क्या होना था? वेक्टर। तभी तो वेक्टर इनटू स्केलर इक्वल टू वेक्टर, तभी तो वेक्टर की वजह से ये वेक्टर बना। क्लियर? तो ये कैसा होगा? वेक्टर। डेंसिटी नो, स्केलर। मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी। मास भी स्केलर, वॉल्यूम भी स्केलर, डेंसिटी इज ए स्केलर। नंबर ऑफ मोल्स स्केलर। किसी चीज के नंबर, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, स्केलर। नंबर इज ए स्केलर। एवोगैड्रो नंबर स्केलर। समझ गया? वेलोसिटी वेक्टर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नो, स्केलर। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकंड। एक सेकंड में पंखा कितने चक्कर घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कितने चक्कर, ये चक्कर क्या होता है? नंबर्स। समझ गया? तो इट इज ए स्केलर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी कल बताया वेक्टर, बट एंगुलर वेलोसिटी इज ए एक्सियल वेक्टर। यू कैन गिव द डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। कौन से रूल से दोगे? राइट हैंड, मैक्सवेल राइट हैंड रूल। क्लियर? नोट करो, फटाफट नोट कर लीजिए। स्केलर में लिख लो वॉल्यूम, मास, स्पीड, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दीज आर स्केलर। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4।
दोबारा वाला एग्जांपल, प्रेशर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो कोई वो भी नहीं है उसका टेंसर। इंपल्स फोर्स इनटू टाइम वेट, इंपल्स टाइम पावर टोटल लेंथ पाथ लेंथ, यस impulse is a vector quantity, write down impulse. What is impulse? Impulse equal to force into time, force into time, write down impulse equal to force into time, impulse equal to force into time, F into delta t। तो F कैसा है वेक्टर और टाइम कैसा है स्केलर, और वेक्टर और स्केलर का प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर, क्लियर हुआ ना। टोटल पाथ लेंथ स्केलर, एनर्जी स्केलर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्केलर, चार्ज स्केलर, चार्ज ये वेक्टर, चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आयन स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं होती उनकी, ओके। तो ओनली इंपल्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number, state with the reason whether the following algebraic operation with scalar and vector physical quantity are meaningful। बताइए कि क्या ये algebraic, state with reasons whether the following algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful। कौन से algebraic operation with scalar and vector physical quantities meaningful है। नंबर 1, adding of two scalar, yes meaningful। आप दो स्केलर को जोड़ते हो तो मीनिंगफुल है ना, 5 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम इक्वल टू 10 किलोग्राम, क्लियर ना। तो आंसर फर्स्ट इज मीनिंगफुल, क्लियर। सेकंड, एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन, एक स्केलर को एक वेक्टर में जोड़ा जा सकता है कभी, नो नेवर। कभी भी एक स्केलर को एक दिशा के साथ है और एक दिशा के बगैर है, क्या कभी ऐड कर सकते हो, नो। आंसर नॉट मीनिंगफुल, नॉट मीनिंगफुल। सेकंड, थर्ड, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, यस मीनिंगफुल। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इट इज मीनिंगफुल। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, मीनिंगफुल, यस। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू लेंथ, नो एरिया नहीं कहलाएगा, एरिया तो वेक्टर का एरिया, एरिया जो है लेंथ भी वेक्टर वो भी वेक्टर, बहुत सारे हैं, ओके बहुत सारे, इट इज मीनिंगफुल। एडिंग ऑफ एनी टू वेक्टर, मीनिंगफुल, हमने एडिशन किया ना दो वेक्टर का, दैट इज मीनिंगफुल। नेक्स्ट, एडिंग ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, यस मीनिंगफुल। आप एक वेक्टर के कंपोनेंट को उसी वेक्टर में जोड़ रहे हो, है तो वेक्टर ना दोनों, तो दोनों वेक्टर को आप ऐड कर सकते हो, क्लियर नॉट क्लियर, क्लियर, एनी प्रॉब्लम, दिस इज ओके, राइट। नोट करिए आंसर, आंसर नोट करिए, लेट हो गया। ओके, अंजलि हफ्ते भर में थक गई तुम फिजिक्स पढ़ के, डिस्चार्ज हो गया चेहरा, ऐसा मत करो। फिजिक्स पढ़ के नहीं सर, स्कूल में थक रहे हो, हाँ ये तो देखो एक बिल्कुल जनरल प्रोसेस है। 3:30 पौने 4 तक घर आ रहे हो, 10 मिनट मिलता है फिर इधर आ जाओ। नहीं सही बात है, ठीक है ना। अभी 3 डेज हो जाएगी फिजिक्स, थोड़ा सा हम शुरुआत में भगा रहे हैं अभी हम फिजिक्स 3 डेज कर देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक ना। और संडे को हम ऐसी टाइमिंग आपकी रखेंगे जिससे आप बिल्कुल कूल टेम्परामेंट में अच्छे बिल्कुल ठंडे ठंडे पढ़ लो। कल तो छुट्टी रहेगी, आपकी छुट्टी रहेगी, मैथ्स लगेगी कल। चलिए ओके, तो ये हो गया मीनिंगफुल नॉट मीनिंगफुल, क्लियर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.5 लिखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4.5। Read each statement below carefully and state reasons if it true or false। बताइए कि ये सही है या गलत है। The magnitude of a vector is always scalar, true or false।
किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर होता है, ट्रू या फॉल्स? अरे ट्रू। किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, फोर्स लग रहा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड क्या है? 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड क्या है? 5। तो वो तो स्केलर होगा ना, नंबर है ना, नंबर तो ऑलवेज क्या होता है? स्केलर। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। करेक्ट आंसर इज ट्रू, फर्स्ट। सेकंड, बी, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। किसी वेक्टर का कंपोनेंट हमेशा स्केलर होता है। नो वे, बिल्कुल नहीं। एक वेक्टर ये है, इसका कंपोनेंट टूटेगा, ये भी एक वेक्टर होगा और ये भी एक वेक्टर होगा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स। तो पहला वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। सी पार्ट, टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। रॉन्ग। क्यों? टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट तो ये है। अब पाथ तुमने ये ट्रेवल किया है, बोलो। अब इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मान लो जो भी होगा, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 5 यूनिट। कितना आ रहा है? तो जरूरी थोड़ा ना कि इसका भी 5 यूनिट आए। वो कह रहा है कि आप कोई भी पाथ ट्रेवल करके जाओ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 5 के इक्वल आएगा। नो, समझ में आ रहा है? केवल इसका 5 आएगा, इसका 5 थोड़ा ना आएगा। हो सकता है इसका 15 आ जाए और दूसरा पाथ सेलेक्ट करके चले जाओ, इसका 50 आ जाए। क्लियर हुआ? तो बेटा डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल केवल एक ही समय हो सकता है, जब आपका डिस्टेंस भी स्ट्रेट लाइन हो और डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन हो। आपने उसी पाथ में फॉलो किया हो जिस पाथ में आपका डिस्प्लेसमेंट गया है, तभी आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल आएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी हो गया। तो थर्ड का आंसर ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। थर्ड इज फॉल्स। फोर्थ, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। 9th क्लास से थोड़ा सा रिलेटेड है। कह रहा है कि एवरेज स्पीड जो होती है ग्रेटर होती है या बराबर होती है। देखिए भैया, एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड समझना, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ 9th क्लास अपॉन टोटल टाइम। यस और नो? टोटल डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। यस और नो? एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? डिस्टेंस बड़ी होती है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल किस केस में? स्ट्रेट लाइन का एक केस है जिस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। वो भी कब? जब तुम गए हो और वापस नहीं आए। अगर वापस वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। डिस्टेंस तो डबल हो जाएगा, 5 मीटर 5 मीटर 10 मीटर। लौट करके आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना? तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है? बड़ा होता है या बराबर। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए किसका डिवाइड? यहां भी किसका? ये बन गया एवरेज स्पीड। ये क्या बन गया? एवरेज। वेरी गुड। वेलोसिटी हमेशा क्या? बड़ा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्या कह रहा है कि एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होता है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नहीं आया समझ में? निशा क्लियर अच्छे से विद कॉन्फिडेंस? ओके, सो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। आ जाओ, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। सो फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट। Yes, NCERT chapter number 4 question number 5 4.5।
बेटा लिखा? ये सब नहीं लिखना है, ओनली दिस मच, ओनली दिस थिंग, ओके? Now tell me, two vectors are always coplanar or not coplanar? Always, yes. कहीं संसार के कहीं भी दो वेक्टर ले लो, हमेशा क्या होते हैं? कोप्लेनर। वर्ल्ड के किसी भी एरिया में आप दो वेक्टर ले लो, कोप्लेनर होते हैं। अब दो कोप्लेनर वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड एक ही शर्त में 0 हो सकता है, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हो। ये 5 न्यूटन का और ये -5 न्यूटन का, ये 5 का और ये -5 का, तो रिजल्ट कितना आएगा? 0। अगर ये दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, मतलब अपोजिटली काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी हालत में दो कोप्लेनर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, तो इसने यहां पर फोर्स लगाया, इसने यहां पर फोर्स लगाया, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहां आएगा? ऐसा कुछ आएगा, समझ में आया ना? मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर हुआ? तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर नहीं है, इफ टू वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर, देयर रिजल्टेंट मे बी 0, नॉट मे बी 0, नेवर मे बी 0। बोलो, बोलिए। अरे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सिर्फ नहीं हिलाना है। इफ टू वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर, अगर दो वेक्टर एक दूसरे की डायरेक्शन में, कोलिनियर समझते हो? कोलिनियर, एक ही लाइन में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट 0 हो सकता है या कभी नहीं होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि नॉन कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर है तो दो वेक्टर का रिजल्ट कभी भी 0 नहीं होगा। तो कम से कम रिजल्ट 0 करने के लिए कितने वेक्टर की जरूरत है? 2। अभी तो बोला दो में 0 रिजल्ट नहीं होगा, 3, क्योंकि ये दोनों मिलकर धक्का इधर मार रहे हैं, इनका धक्का कुछ ना कुछ ऐसे जा रहा होगा। आप इसी डायरेक्शन में एक अपोजिट वेक्टर लगा दो, लो, रिजल्टेंट बोले कितना? 0। इन दोनों ने मिलकर जितना बनाया उसने इसने उल्टो दे दिया, रिजल्ट कितना? 0। समझ में आया? तो फॉर मेकिंग ए रिजल्ट 0, हाउ मेनी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, हाउ मेनी कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड? 3। ओके, 3 कोप्लेनर वेक्टर कैन मेक रिजल्ट 0। समझ गया ना? ठीक है ना? दो कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्ट कभी 0 होगा जब वो कोलिनियर होंगे, अगर नॉन कोलिनियर हैं तो उनका रिजल्ट कभी भी 0 नहीं होगा। लिखो, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर, ब्रैकेट में कोप्लेनर, कोलिनियर है तो कोप्लेनर होंगे ही। ओके, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर can never produce result 0, can never produce result 0. For 0 vector, we need, for 0 vector we need, for 0 result we need third vector, for 0 result we need third vector. Okay, 0 रिजल्ट के लिए हमको तीसरे वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ओके, मतलब एक प्लेन में अगर 3 वेक्टर हैं तो रिजल्ट 0 प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस बात की गारंटी है। मगर 2 वेक्टर हैं तो वो रिजल्ट 0 प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये हो गया किसके? कोप्लेनर के। अब ये बताओ कि अगर आपके पास 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, कितने? 3। कोप्लेनर बोला कि नॉन कोप्लेनर? नॉन कोप्लेनर मतलब अलग अलग प्लेन पे हैं। 3 नॉन कोप्लेनर क्या 0 रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। 3 नॉन कोप्लेनर, पिछले बार प्लेनर बोला था, अब बोल रहा हूं 3 नॉन कोप्लेनर नहीं कर सकते। क्यों? रेजोल्यूशन दो। 2 करते, हाँ 2 करते तो तीसरा उसको नेग्लेक्ट कर देता, फिर तो 3 है तो ये सर 2 करते, जब तीसरा आएगा तो क्या होगा? चलो देखो, 3 नॉन कोप्लेनर है। अब एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। देखो ये वाला एक ऐसा जा रहा है, ठीक है ना? ये वाला एक ऐसा जा रहा है और ये वाला एक ऐसा जा रहा है। ये 3 प्लेन है, 3 नॉन कोप्लेनर है।
अब इनका रिजल्टेंट 0 कभी नहीं हो सकता है, देखो क्यों, 3 से। इसका और इसका रिजल्टेंट जो है वो यहां कहीं पर जाएगा, जाएगा इस वाले का और इस वाले का, जाएगा कि नहीं जाएगा, ये गया। अभी इसको तुम संभाले रखो। अब एक ये वाला है, अब तो 4 हो गए। अरे रुको तो, अभी इसको रिजल्ट, ये देखो ये थे मेन 3, ये 3 दिख रहे हैं। अब इसका और इसका रिजल्ट, इन दोनों को हटाने के बाद ये जाएगा, नहीं जाएगा। इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये हटा दो, हट गए, हट गए, वेक्टर 3 ही थे। अब इसका और इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा, ऐसा जाएगा, नहीं ऐसा में चलो फिर से समझना एक एक करके प्लीज। अब ओके, देखो ये हमारे पास 3 वेक्टर हैं, कैसे हैं, कोप्लेनर की नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर है, देख लो। तीनों को लेके एक प्लेन नहीं जा सकता, एक डिब्बा तो बना सकते हो आप, बट एक प्लेन शीट नहीं ले सकते हो, समझ में आया। बच्चे ये बताओ कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दिख रहा है, ये तो एक प्लेन में ना, दो तो प्लेन में है, दो तो प्लेन में है, ये देखो प्लेन शीट जा रही ना। निशा इसका और इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा, यहां कहीं जाएगा, जाएगा ना पक्का। तो चलो रिजल्टेंट बनाना मतलब इन दोनों को हटाना, तो मैंने ये रिजल्टेंट लिया और ये हटाया और ये हटाया, बट ये वेक्टर तो अभी था ना, इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया ना, कुछ नहीं किया ना। अब ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पर जाएगा, यहां कहीं पर जाएगा, बोलो यस। ये हटाया, ये हटाया, फाइनली एक वेक्टर बच गया। मतलब 3 वेक्टर को सॉल्व करके आपके पास कितना वेक्टर आया, एक वेक्टर। अगर आप इसको 0 करना चाहते हो तो एक वेक्टर और जरूरत है कि नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर के लिए कितने वेक्टर की जरूरत है, 4। 3 में रिजल्ट 0 नहीं होगा। क्वेश्चन, 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन ए प्लेन, 3 वेक्टर जो प्लेन में लाई नहीं करते हैं, कैन नेवर एड अप टू गिव नल वेक्टर, कभी भी नल वेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स, कौन बोल रहा फॉल्स, अभी यही बताया ना, ये बात सही होती है। 3 वेक्टर 0 नहीं दे सकते, 4 दे सकते हैं। 3 वेक्टर 0 कब दे सकते हैं, जब वो प्लेन में हो। अगर नॉन कोप्लेनर है तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर 3 वेक्टर मिलकर 0 प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अभी क्या सीखा, नहीं कर सकते ना, तो आंसर ट्रू और फॉल्स, ट्रू, क्या होगा ये, ट्रू। ओके, सो लास्ट का लिखिए ट्रू, यस ट्रू। जबरदस्ती सिर मत हिला लेना, नहीं हुआ तो पूछ लेना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर 0 बनाना चाहते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 और कोप्लेनर के लिए 3, लिख लो डैश बना के। नॉन कोप्लेनर 4, कोप्लेनर 3, इतना तो याद रहेगा। नॉन कोप्लेनर के लिए 4 वेक्टर की जरूरत है और कोप्लेनर के लिए 3 वेक्टर की। ओके, तो these are few NCERT क्वेश्चन। अभी हम लिखिए, आपको थोड़ा सा चैप्टर को एक बार फिर से रिव्यू करने के लिए। नाउ कम बैक, कल पढ़ लिया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंप्लीट, डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया, ये हो गया। देन उसके बाद मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया। ओके, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B जो होगा दैट इज इक्वल टू मॉड A मॉड B sin थीटा n कैप, ठीक है ना। And n cap is the normal unit vector, perpendicular unit vector to plane of A and B। अब थोड़ा सा देखो, ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B, this is vector A, this is vector B। ओके, आप A को B की तरफ घुमा रहे हो तो ऊपर की तरफ जाएगा वेक्टर जिसका नाम होगा A क्रॉस B, आया ना। A क्रॉस B ऊपर की तरफ ही जाता है ना, A क्रॉस B ऊपर की तरफ जाता है, निशा नहीं जाता, जाता है A क्रॉस B। मैंने कहा मुझे आप इसका यूनिट वेक्टर दे दो, क्या दे दो, यूनिट वेक्टर n कैप, n कैप। तो आप क्या दोगे मुझे, n कैप का मतलब A क्रॉस B क्या होगा, एक वेक्टर होगा ना, इसका नाम ले लो C वेक्टर। क्या नाम ले लिया, ये देखो ये लिख रखा है तो एक वेक्टर ही भी चला, उसका नाम ले लिया C वेक्टर। n कैप मतलब A क्रॉस B का यूनिट वेक्टर, क्या मैं सही बोल रहा हूं, n कैप मतलब A क्रॉस B का यूनिट वेक्टर, A क्रॉस B का यूनिट वेक्टर मतलब C वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मैं सही बोल रहा हूं।
मतलब सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर along vector c, कब है ना, that is equal to, you can write vector c upon mod c, clear? c cap n cap equal to vector c upon mod c, n cap equal to what is vector c, a cross b upon mod of, अरे कोई वेक्टर डिवाइड, c की वैल्यू रख दी मैंने, कुछ नहीं करा, वो c की वैल्यू क्या, a cross b, तो a cross b डिवाइडेड बाई mod of a cross b, नोट करो। What is this? This is perpendicular unit vector. This is perpendicular unit vector. This is perpendicular unit vector, okay? सिंबल है तो बताना तो सब जरूरी है ना, ठीक है ना, सब जरूरी है। वो तो लोग आलसी होते जा रहे हैं तो सिंबल छोटे होते जा रहे हैं। पहले तो हम लोग अपने टाइम में पूरा मॉड सी लगाते थे, बाद में थोड़े दिन और आ गए तो फिजिक्स बदल गई, फिर वो मॉड सी की जगह सी आ गया, पता नहीं आगे क्या कर दें। तो वो जैसे जैसे नए सिंबल आते हैं वैसे वैसे मैं आपको बताते जाता हूँ। हाँ निशा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आ गया? So this is vector n equal to vector a cross b upon mod of a cross b. लिखो next, angle between two vectors. Angle between two vectors. Angle between two vectors. Mod का मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल मतलब मैथमेटिकल वैल्यू, mod का मतलब और कुछ नहीं। देखो एंगल निकालना है, आप सब जानते हो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होता है, मॉड a मतलब a, ऐसे लिख लो, मॉड b साइन थीटा n कैप, बोलिए यस और नो, निकलेगा ना इस तरीके से। दोनों तरफ का मॉड ले लो, दोनों तरफ का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ द साइड, टेकिंग मॉड या मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द साइड। अब इसका मॉड ले लो, तो मॉड a क्रॉस b इक्वल टू, मॉड का पहला क्या मॉड लोगे, कुछ नहीं होगा, a ही आएगा, ऑलरेडी मैथमेटिकल क्वांटिटी है, उसका क्या मॉड लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, 3 है, 3 का मॉड लेकर क्या कर लोगे, 3 तो आएगा, कुछ नहीं कर सकते उसका, a b, ये भी क्या है, नंबर है, कुछ नहीं होगा इसका भी। इफेक्ट किसको करता है, n कैप को, n कैप मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा 1, मतलब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा, उसकी वैल्यू 1 हो गई। सो फाइनली फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मॉड a मॉड b, नोट करिए, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मॉड a मॉड b, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, साइन थीटा के टर्म्स में ये आएगा, ओके? सर अगर वेक्टर और मॉड दोनों गिवन है तो प्रोनाउंसिएशन करके है, तो इसे वेक्टर गिवन होता है कि वेक्टर a, लेकिन अगर मॉड और वेक्टर दोनों है, ये तो मॉड ही कहलाएगा ना। अब एक बात बताओ, आप ये लिख रहे हो तो आंसर क्या आने वाला, मॉड आने वाला है आंसर, मैग्नीट्यूड आने वाला है या वेक्टर आने वाला है, मैग्नीट्यूड आएगा, वो चाहे आप ऐसे लिख दो या आप इसे सिंपली ये लिख दो, है तो मैग्नीट्यूड ना, तो पहले वेक्टर होगा, अंदर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद फाइनली निकलेगा क्या, मैग्नीट्यूड, समझ में आया? इसलिए चिंता की बात नहीं है, मैग्नीट्यूड आने वाला है, ठीक है ना? ये हो गया, ये हमने साइन थीटा मतलब मेनली थीटा किसकी हेल्प से निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट, किसकी हेल्प से,
क्रॉस प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से देख लो, उस समय डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से निकलवाना था। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा। तो बच्चों कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। नोट करो कॉस थीटा। अब थीटा उससे भी निकलेगा बट इन द टर्म्स ऑफ कॉस निकलेगा, थीटा इससे भी निकलेगा इन द टर्म्स ऑफ साइन निकलेगा, बट हमको चाहिए थीटा। इसका न्यूमेरिकल ठीक। बच्चों शीट निकालिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में क्वेश्चन नंबर 17 मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 17 मिल गई शीट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की शीट दी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 17। हाँ मिला क्वेश्चन? हाँ बोलिए निशा, क्वेश्चन बोलिए, पढ़िए। हाँ पहला वेक्टर बोलो, 2i कैप माइनस 2i कैप, ओके, प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। दूसरा वेक्टर बोलो, वेक्टर b इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4j कैप। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया आपने हमें, ठीक ना। हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है ना। अभी तक हम कौन सा प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट फॉर्म में। क्रॉस तो पढ़ा नहीं, आज पढ़ने वाले हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से फार्मूला निकालेंगे। तो एंगल का फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b। बोलो सही लिखा मैंने? हमें पता कैसे लगेगा कि डॉट लगाना है कि क्रॉस लगाना है? देखो सबसे सिंपल तरीका होता है डॉट लगाने से। अगर आप डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालोगे तो बहुत सिंपली आएगा। एक तरीका ये है, ठीक है ना। अपने मन से लगाना। हाँ अपने मन से आपको लगाना है। अगर क्रॉस लगाएंगे तो उसमें एन कैप क्या आएगा? नहीं एन कैप रहते ही नहीं है, देखो आप फॉर्मूले में एन कैप होते ही नहीं है। अभी जो मैंने एंगल लिखाया साइन थीटा में एन कैप नहीं है कहीं भी। साइन थीटा का फॉर्मूला ये था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b अपॉन मॉड a मॉड b। देखा ये है ना, है एन कैप क्या? नहीं है ना। एन कैप तो 1 हो गया ना मैग्नीट्यूड लेने पर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसलिए आप ज्यादा बेहतर ये फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि इससे भी आंसर आएगा। बट जब मैं अभी क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना सिखाऊंगा, कभी अभी मैं इसको लगाऊंगा तो आपसे क्या बन जाएगा? आपसे ये बन जाएगा निकालते, आपसे ये बन जाएगा। बट ये तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं, अभी नहीं सिखाया ना। ए क्रॉस बी अंदर की चीज तो अभी सिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही लगा पाओगे। फिलहाल अभी की नॉलेज के हिसाब से ये क्वेश्चन देखो, इतनी बातें कर रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा? सब सिर के ऊपर से जा रहा, क्लियर हो ना? हाँ पूछते रहना। cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। चलो वैल्यू पुट करो, a डॉट b जल्दी कर दो तुरंत। a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीन, दो गुणे माइनस 1, दो गुणे माइनस 2 इंटू 1 कितना? माइनस 2 प्लस 3 इंटू प्लस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 4 क्या? प्लस 1 इंटू माइनस 4 अपॉन, अब देखो एक चीज, माइनस 2 माइनस 4 कितना होगा? माइनस 6, और माइनस 6 और प्लस 6 0। नीचे तो कुछ भी बना रहे हैं, हमें मतलब ही नहीं, सॉल्व भी नहीं करना। मॉड a मॉड b, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी क्या आएगा? 0। यानी cos ऑफ थीटा इक्वल टू कितने? 0। cos थीटा इक्वल टू, आंगनबाड़ी में पढ़ के आए हो, 0 को कितने डिग्री बोलते हैं? 90। आंसर चेक करो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री टिक मारो, है ऑप्शन में, है ना ऑप्शन में, ठीक है ना। तो cos थीटा की तरह से ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? भूल गए? मॉड ए निकालने का
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, याद आया? मैग्नीट्यूड निकालने का एक ही तरीका है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर इजेड स्क्वायर। बीच में प्लस है कि यहाँ तो प्लस ही आएगा ना, सर ए मॉड और बी मॉड? ए मॉड और बी मॉड मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है ना, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। क्लियर? चले आगे, समझ में आया? यस। तो अब ये हो गया एंगल निकालने का तरीका, ठीक है। कल मैंने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का जीरो और कंटिन्यूटी क्या लगता है, आई कैप डॉट जे कैप के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, के बाद आई आएगा जे, जे के बाद के आएगा आई, बट उल्टा करोगे तो कौन से साइन आएंगे, माइनस साइन, ठीक है ना। आज लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। अब कंपोनेंट फॉर्म में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर शीट का क्वेश्चन नंबर 8 आप मेरे को देंगे, बट पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूं कि कैसे करते हैं आप क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए दो वेक्टर आपके पास हैं, पहला वेक्टर है आपके पास a1 i कैप प्लस b1 a1 i कैप प्लस ऐसा कुछ ले लो, पहला वेक्टर है a वेक्टर इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ये मैं ऐसा क्यों लिखता हूं, इसलिए कि वो जो वेक्टर है उसका कुछ x कंपोनेंट होगा, कुछ y होगा, कोई z होगा, तीनों को मिला के वेक्टर बना होगा। ऐसे दूसरा वेक्टर वेक्टर b इज इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इन दोनों को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप चले मैदान में अपनी सेना को लेकर के, लिखा आपने ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप क्रॉस bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ax i कैप मल्टीप्लाइड बाई पहला bx i कैप, आया ना, ax bx तो कांस्टेंट है, बाहर जाएंगे, i कैप क्रॉस i कैप जीरो, फिर ax i कैप का इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ay j कैप का इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर az k कैप का इसके साथ और इसके साथ, अलग अलग करना पड़ेगा। बहुत मेहनत का काम है ना, क्योंकि अभी यहां पर सॉल्व करोगे तो i कैप क्रॉस i कैप आएगा, फिर i कैप क्रॉस j कैप k कैप हो जाएगा, और i कैप क्रॉस k कैप माइनस j कैप हो जाएगा ना। बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए इसका एक शॉर्ट मेथड है जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। कौन सा मेथड, और वही मेथड आपको फॉलो करना है। ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको सब कुछ सिंपलीफाई करके वो मेथड बनाया गया है। तो वो मेथड क्या है, देखिए आपके लिए पहली बार और आखिरी बार ये मेथड आ रहा है आपके सामने, ठीक ना। यही मेथड आपको याद करना है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू, ये बनाओ बॉक्स, क्या बनाओगे, बॉक्स। इस बॉक्स के बाहर आपको कुछ नहीं करना है, यहां लिखो i कैप, यहां लिखो j कैप, यहां लिखो k कैप। क्या लिखा, i कैप j कैप k कैप। पहले वेक्टर के कंपोनेंट ax ay az, bx by bz। बच्चों इस मेथड को बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। कौन सी मेथड, डिटरमिनेंट मेथड। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक ना, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। अब मैं वो तरीका आपको दिखा रहा हूं, सुनो। आपको ये कहलाती है रो, 1 2 3, ये रो कहलाती है, और ये कहलाते हैं कॉलम 1 2 3। तो आपको इस फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना पड़ता है। अब इन फर्स्ट रो के एलिमेंट की साइन जान लो, इस वाले का साइन प्लस, इस वाले का साइन माइनस, इस वाले का साइन प्लस, रट लो। पहला साइन प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। एक 10th क्लास में क्रॉस मेथड आई थी, याद है आपको, क्रॉस मेथड मैथ्स में जब आप सॉल्व करते रहे हो तो b1 c2
c1। तो पहला साइन आप ऐसे लिखते रहो ना, x के नीचे फिर y के नीचे फिर 1 के नीचे, याद है? तो इसका साइन प्लस लेते थे, इसका साइन क्या लेते थे? माइनस, और उसका साइन क्या लेते थे? प्लस। तो ये वही मेथड है। अब धीरे धीरे पता चलता जाएगा कि ये आता कैसे है, ठीक है ना? तो पहले का साइन प्लस, दूसरे का, तीसरे का तरीका सॉल्व करने का। पहला आई कैप, प्लस साइन है, प्लस लगा दिया आई कैप, प्लस को लिखा नहीं जाता, छोड़ दो रो, छोड़ दो कॉलम। याद है ना, ऐसे ही करते थे ना 10th क्लास में, एक्स वाले को छोड़ दो, क्या बच्चा? ए वाई बी जेड, बी वाई ए जेड, बीच में माइनस का साइन, ऊपर से नीचे ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। समझ में आया? ए वाई बी जेड, बी वाई ए जेड। हाँ, अब किसकी बारी? क्या लिखूं, प्लस या माइनस? माइनस जे कैप, छिपा लो इसको, इसको, चलो छिपा लिया जे कैप को। हाँ, क्या बना? ए एक्स बी एक्स ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। लास्ट क्या बचा? के कैप, क्या लिखूं? ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। याद आया? नहीं याद आया? हाँ, तो इसे सॉल्व करना है। एक और आपको मेमोरी याद दिलाता हूं, लिख लो इसको, ठीक है ना? ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी वो क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूं आपको कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब याद करो एक चीज, लास्ट ईयर था क्वेश्चन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला ये था, अगर एक ट्रायंगल थे जिसके ये हुआ करते थे वर्टेक्स, पहला वर्टेक्स x1 y1, दूसरा वर्टेक्स x2 y2, तीसरा वर्टेक्स x3 y3, तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, एरिया इक्वल्स टू 1/2, और ब्रैकेट में मैंने आपको कुछ याद कराया था। बच्चों पहले यहाँ लिखो x1, यहाँ लिखो x2 और यहाँ लिखो x3, और मैंने सिखाई थी गिनती, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, y2 माइनस y3, 2 आ चुका है, y3 माइनस y1 और यहाँ y1 माइनस y2। आप देखो इसका डिटरमिनेंट मेथड, ये कहां से आया मालूम? डिटरमिनेंट से आया। देखना 1/2 तो ठीक है, डिटरमिनेंट में किसको रखा जाता है? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है उसका मेथड। अगर आप 12th में मैथ्स लोगे तो ऐसे पढ़ोगे, है ना? तो 1/2, हाँ, पहला साइन क्या? +1, प्लस का पहला साइन प्लस का। चलो छोड़ दो इसको, इसको क्या बनेगा? y2 माइनस y3, हाँ या ना? y2 इंटू 1 y2 और y1 इंटू 3 कितना? y3 माइनस क्या? x2 माइनस x2, छोड़ दो इसको, क्या बनेगा? y1 माइनस y3, बोलो यस। बट फॉर्मूले में हमने x का बनाया था, इस माइनस को अंदर भेज दो, तो अगर अंदर भेज दोगे तो ये हो जाएगा y3 माइनस, अरे माइनस को अंदर भेजो, यहाँ प्लस बचेगा, तो अगले स्टेप में लिख दूंगा y3 माइनस y1। अगर माइनस को अंदर भेज दोगे तो y3 प्लस हो जाएगा और y1 माइनस हो जाएगा, चेक कर लो, है ना? खैर उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट x3 क्या बचेगा? y1 माइनस y2। डन, समझ में आया? इसी को अपन अपने फॉर्म में लिख लें, तो x1 y2 माइनस y3, अब यहाँ प्लस कर दिया, प्लस किया मतलब माइनस अंदर डाल दिया, तो ये हो जाएगा प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज।
क्वेश्चन पढ़िए। ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k, यही है, प्लस 2k कैप। हाँ, नेक्स्ट बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्या फाइंड करना है? ओके, मॉड ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू फाइंड करना है। a इंटू b बोलोगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। a क्रॉस b है ना, इंटू में 2 इंटू होते हैं, डॉट या क्रॉस, तो क्रॉस निकालना है ना। तो पहले तो a क्रॉस b निकालूं, बाद में मॉड निकाल पाऊंगा, मैग्नीट्यूड बाद में आएगा। तो चलो a क्रॉस b निकालता हूं। a क्रॉस b के लिए दरबार सजा लो, डिब्बे बना लो। i कैप j कैप k कैप, समझ में आ गया ना? i कैप j कैप k कैप। जोड़ी कट्टस खेलने को बोल दो, चौकड़ी खेलने को, तुरंत डिब्बे बनते हैं आप लोगों के। 3 1 2 2 माइनस 2 4, चलो इक्वल टू, सबसे पहले कौन? आई कैप, समझ गए ना? इसको छिपाओ, इसको छिपाओ, ये वाला छिपाओ, ये वाला छिपाओ। 1 इंटू कितना, बीच में काय का साइन, अब रुकना, माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या, प्लस हो गया। अब क्या, माइनस जे कैप। निशा यहाँ देखो बेटा, पहला वाला समझ में आया, दूसरा माइनस जे कैप। 3 इंटू 4 कितना, बीच में 2 इंटू 2 कितना, 4 प्लस क्या, k कैप। अब 3 इंटू कितना, माइनस 6, बीच में काय का साइन, 2 इंटू 1 कितना, 2। क्लियर हुआ? 4 और 4 कितना, 8 आई कैप। 12 में से 4 गए 8, तो प्लस माइनस का 8 जे कैप। 6 और 2 कितना, माइनस 8 के कैप। ये क्या हो गया हमारे पास, a क्रॉस b। नाउ a क्रॉस b का मॉड, a क्रॉस b का मॉड मतलब इसी वेक्टर का मॉड। तो अंडर रूट पहले कंपोनेंट का स्क्वायर, पहला कंपोनेंट कौन है, 8 का स्क्वायर, दूसरा कंपोनेंट कौन है, माइनस 8 का स्क्वायर, तीसरा कंपोनेंट कौन है, माइनस 8 का स्क्वायर। चलिए देखिए, ये बचेगा 64 प्लस 64 प्लस 64। क्लियर हुआ? 64 आप ले लीजिए, रूट के अंदर ही अंदर कॉमन, 1 प्लस 1, यस और नो? तो 64 कॉमन ये आ गया, इंटू कितना हुआ, 3। 64 का रूट क्या होता है, बाहर आइए, आंसर देखिए, 8√3 यूनिट्स होगा। सो आंसर इज 8√3 यूनिट्स। अब इसका यदि आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालने को बोल दिया जाए, वो थोड़ा ही सा आगे का काम है, मैं वो भी बता देता हूं। n कैप, आज ही मैंने आपको n कैप बताया, मतलब a क्रॉस b है। n कैप का फॉर्मूला क्या होता है, n कैप इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। से यस और नो? a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b की वैल्यू ये है, 8 i कैप माइनस 8 j कैप माइनस 8 k कैप अपॉन a क्रॉस b आया है 8√3। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 8 i कैप अपॉन 8√3 माइनस 8 j कैप अपॉन 8√3 माइनस 8 k कैप अपॉन 8√3। 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। आंसर 1/√3 i कैप माइनस 1/√3 j कैप माइनस 1/√3 k कैप। यस और नो? हाँ, बोलेगा क्वेश्चन कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकाल के बताइए। अभी नहीं बोला इस क्वेश्चन में, अगर जिस क्वेश्चन में बोलेगा तो आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, फाइंड करनी पड़ेगा, है ना? इसीलिए मैं वहां पे नहीं निकाल पाया। क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो मैग्नीट्यूड ले पाएंगे। मैग्नीट्यूड किसका लेना, उसका वेक्टर तो चाहिए हमें, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फुल वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? फुल वेक्टर का लेंथ कंपोनेंट क्या कहलाता है? डायरेक्शन रेशियो। और यूनिट वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो आप मुझे बताइए, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे?
बाई LMN क्या होंगे वो? हाँ तो बताइए ना यहाँ पे क्या होंगे इस क्वेश्चन को देख के। L कितना आया? 1/√3 करेक्ट। M कितना? अब चूक हो गई यहाँ पर, माइनस को अंदर लो, -1/√3। ये तो मैंने लिखा ऐसे है ना, माइनस तो उसका खुद का प्रॉपर्टी है, -1/√3। N कितना? -1/√3। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है, -1/√3 -1/√3 -1/√3। कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा, ठीक है। ओके डन। लिखिए, इसको लिखने के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी एक साइड है वेक्टर ए और दूसरी साइड है वेक्टर बी, कौन सी साइड? एडजेसेंट साइड। कैसी साइड दिख रही है? एडजेसेंट, लगातार चिपकी हुई साइड। दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। तो इनका